चलिए बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों के बारे में बात करेंगे। और ये जो पाठ्यक्रम है वो एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का है। तो यदि हम बात करें बीएचयू में और एयू में, तो एयू की यदि मैं बात करूं तो इसमें AHC नाम से आता है एंड आर्क, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। जबकि बीएचयू की यदि मैं बात करूं तो इसका नाम है AISC एंड आर्क, ठीक है ना, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो ये मुख्य रूप से दो अंतर है बीएचयू और एयू के प्राचीन इतिहास के विभाग के बारे में। तो देखिए, बीए प्रथम वर्ष की बात करें तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड ये दोनों 75 नंबर के हैं, 150 नंबर में आते हैं। आपको पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 विषय लिए जाते हैं और लास्ट ईयर में भी 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी दशा में ये 6 पेपर आपके हैं और इसमें पेपर फर्स्ट है ASC एंड आर्कियोलॉजी के बीए प्रथम वर्ष में, अर्ली कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें आपको भारत में मानव की उत्पत्ति से लेकर के उत्तर वैदिक काल तक या महाजनपद काल तक का अध्ययन करना है। और पेपर सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू गुप्ताज, ये 600 BC से लेकर 600 AD तक है। अगर हम बात करें बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो ये जो पेपर फर्स्ट है ये बीए फाइनल ईयर में है, 5th सेमेस्टर में बीएचयू के, जबकि यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहले वर्ष में है। और सेमेस्टर फर्स्ट में ये जो पेपर सेकंड दिखाई पड़ रहा है, बीएचयू में ये 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है। लेकिन अगर बात करें एयू की तो ये पूरा एक ही पेपर हो गया। ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अथवा करके रहता है, यानी कुल क्वेश्चन की संख्या 10 होगी, जिसमें से आपको करने हैं केवल 5 करने होते हैं, ठीक है ना। और ऐसी दशा में 5 क्वेश्चन करने हैं। और कमोबेश थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि जो लोग अनसॉल्व्ड पेपर ले लिए हैं, क्वेश्चन पेपर, उनके लिए तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ एज ए गेस्ट फैकल्टी, तो मैं जानता हूँ इस चीज़ को। चलिए हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे अर्ली कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसमें यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो डिफिनीशन ऑफ द आर्कियोलॉजी, पुरातत्व का परिभाषा दीजिए, एंड रिलेशन विथ अदर डिसिप्लिन। तो इसमें क्या है कि जैसा कि SD संकालिया ने कहा, पुरावशेषों का अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है। तो इसमें रिलेशन भी बताना है, जैसे मानविकी के साथ या वैज्ञानिक विषयों के साथ। तो मानविकी में कौन आएंगे? अरे भाई, उसमें आएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, नृतत्व विज्ञान इत्यादि जो भी फील्ड आते हैं, समाज शास्त्र भी आ जाएगा, है ना, सोशियोलॉजी भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएगा। और वैज्ञानिक वाले में विषयों में देखा जाए तो उसमें आपका भूतत्व विज्ञान आ जाएगा ना, फिर उसके आएगा भूगर्भ विज्ञान, वही भूत, और एक क्या है आपका आ जाएगा फिजिक्स, भौतिकी, रसायन, है ना, जूलॉजी, फिर वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर इत्यादि ये जो फील्ड हैं वो यूनिट फर्स्ट में आपको अध्ययन करना है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुरातत्व की परिभाषा देते हुए मानविकी विषयों के साथ उसका संबंध की विवेचना करिए, है ना, या फिर ये पूछ देगा कि विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान विषयों के साथ उसके संबंधों की विवेचना करिए। अगर बात करें, दूसरा पॉइंट है पैलियोलिथिक कल्चर, उसकी साइलेंट फीचर मतलब मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और बेलन वैली, सोन वैली। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि सोन नदी घाटी का, ठीक है ना, मध्य पाषाणिक संस्कृति का
व्याख्या करिए, या सोन नदी घाटी का पुरापाषाणिक संस्कृति का विवेचना करिए, जो कुछ भी है। बेलन नदी के बारे में पूछ सकता है, वहाँ पे भी आपको लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक की जानकारी मिलती है, मेसोलिथिक की जानकारी मिलती है, नियोलिथिक की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से चाहे वो विशेष करके पैलियोलिथिक से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अब बात करें सोन वैली की, तो बाघोर है, पटपरा है, सिंघावल है, खतोही है, तो ये सारी जमाम हैं। अब यूनिट सेकंड की बात करें मेसोलिथिक कल्चर के बारे में, तो अब इसके अंतर्गत साइलेंट फीचर मुख्य विशेषता क्या है। तो जाहिर सी बात आपको है कि माइक्रोलिथ कल्चर्स इसको कहते हैं। ये इस वक्त आग की खोज का हो चुकी थी, बहुविधि प्रकार से उसका उपयोग होता था, शैल चित्रकला का विकास हो गया, ये लोग अंत्येष्टि संस्कार से परिचित हो गए, धीरे धीरे आवासों में रहने लगे, लेकिन अभी भी ये कृषि का आविष्कार करना नहीं, ये कृषि से परिचित नहीं थे। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। मृदभांडों के बारे में जानोगे तो चौपड़ी मांडों में पहला मृदभांड हाथ से बने हुए इसी काल में प्राप्त होते हैं, इनका तिथि निर्धारण, ये सारी चीज़ें आपके इसका साइलेंट फीचर है। अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें विंध्य और गंगा प्लेन की बात करेगा, तो विंध्य के क्षेत्रों में मध्य पाषाणिक संस्कृति की विवेचना करें, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या गंगा नदी घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृति की व्याख्या करिए, ऐसे पूछेगा। अब बात करेंगे नियोलिथिक कल्चर की, तो साइलेंट फीचर। अब साइलेंट फीचर आपको पता है कि इस वक्त कृषि का आविष्कार हो गया, मनुष्य एक अस्थायी जीवन को प्राप्त हो गया। तो ये सारी पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिखना है। पहिए का आविष्कार है, चाक का आविष्कार है, उपकरणों का नए तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो और ये सरप्लस जो प्रोडक्शन हुआ तो उसके जीवन में क्या क्रांति हुई, पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, तो ये सारी बातें यूनिट सेकंड में है। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो उस समय आपसे पूछ देगा कि दक्षिण भारत की नौपाषाणिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, या विंध्य की नौपाषाणिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, या गंगा नदी घाटी की या गंगा के मैदानी इलाकों की नौपाषाणिक संस्कृति के बारे में विस्तार से समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड में। अब बात करें यूनिट थर्ड की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि प्रथम नगरीकरण का सभ्यता है, अब वो आपका प्री हिस्ट्री था, ये यूनिट थर्ड जो है ये प्रोटो हिस्ट्री है, यानी आपका आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसी दशा में तो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत ये आपका यूनिट थर्ड आएगा। अब इसमें आपको पढ़ना है कि हड़प्पा की उत्पत्ति, उसका विस्तार, है ना, तो वो सारी चीज़ें, इसकी मांडा से कैसे दायमाबाद तक, है ना, आलमगीरपुर से कैसे सुतकागुंडोर तक फैला है, इसके प्रमुख पुरास्थल कौन से हैं, सबसे प्राचीनतम डेट कहाँ से मिली है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ठीक है। और साइलेंट फीचर, जैसे आपको साइलेंट फीचर इसका पता ही होगा, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है, ठीक है। ये लोग क्या क्या थे, इनकी लिपि के बारे में बता सकते हो, है ना, लिपि का आविष्कार किए थे। और क्या है इसकी विशेषता, ये क्या कांस्यकालीन सभ्यता है, इसकी नगर योजना के बारे में बात कर सकते हो, धार्मिक विश्वास के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, पशुपालन है, व्यापार है, या वैदेशिक संबंध हैं, चाहे मेसोपोटामिया या फिर मिस्र के साथ हो, तो ये सारी चीज़ें, स्नानागार हो, जो बड़े बड़े भवन बनाए गए थे, ठीक है, लोथल हुआ गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके साइलेंट फीचर में आते हैं, ठीक है। और क्रोनोलॉजी एंड डिक्लाइन की बात करेंगे कि इसका काल निर्धारण कैसे कैसे लोगों ने, विद्वानों ने किया है, और हड़प्पा का पतन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन में आएगी। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए, हड़प्पा की उत्पत्ति के बारे में विवेचना करते हुए इसके विशेषताओं के बारे में प्रकाश डालें, या फिर ये पूछ देगा कि इसका तिथि पर संबंधित विवाद पर अपना टिप्पणी दें, या हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करिए। तो उसमें सारी बातों की, शुष्कता की बात आती है, बाढ़ की बात आती है, हर वो बात को यहाँ पर कोट करना है, ठीक है। अच्छा, यूनिट 4 की बात करें तो चाल्कोलिथिक कल्चर है। तो अब चाल्कोलिथिक कल्चर के अंतर्गत आपको सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन, देखिए अगर ये डिक्लाइन आप इसकी बात करोगे ना, हड़प्पा वाली जो बोलना छोड़ गया, आर्यों का आक्रमण, बहुत सारे भूगर्भिक परिवर्तन हों, या महामारी को जो कैनेडी ने सिद्धांत दिया था, तो कई पॉइंट हैं
ऐसा ना हो कि केवल मेरी बात को सुन करके बस उतना ही चीज़ों को पढ़ो। अब देखिए सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन, अब इसमें क्या है, कायथा कल्चर आपको पढ़ना है, आहाड़ राजस्थान की, जोरवे कल्चर, ये 3 कल्चर आपको इसको पढ़ना है यूनिट 4 में। और अगर बात करें कापर होर्स एंड आकर कलर पॉटरीज की बात करें ओसीपी की, तो ये ताम्र निधि संस्कृति जो है, ठीक है ना, और ओसीपी कल्चर के बारे में आपको बताना है विशेष करके। तो ये सारे पॉइंट्स यूनिट 4 में हैं। यूनिट 5 की बात करें तो आयरन एज, आयरन एज की बात करें तो इसमें लोहे की प्राचीनता, एंटिक्विटी ऑफ आयरन, पीजीडब्ल्यू कल्चर और एनबीपीडब्ल्यू कल्चर, इनके बारे में बताइए। जो एक तो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित, दूसरा महाजनपद काल से संबंधित है। तीसरा बात है अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, तक्षशिला और अर्कमेडू का, ये जो साइट हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का हिस्सा है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पुस्तकें इसके लिए बेहतर साबित होंगी, तो ये भी जान लीजिएगा कौन कौन सी हैं। देखिए डीपी अग्रवाल की आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, है ना, साउथ एशियन प्री हिस्ट्री, डीपी अग्रवाल एंड जेएस खरवाकवल, द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, B&FR एल्चिन की पुस्तक है। डीके भट्टाचार्य की द आउटलाइन ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो ये सारे किताबें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण किताबें हैं जरा जानिएगा, M.K. धवलिकर का हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया, रूट्स ऑफ एंसेंट इंडिया, ये जो फेयर सर्विस की किताब है, ठीक है। इरफान हबीब की भी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। वीडी मिश्रा और JN पाल का है इंडियन प्री हिस्ट्री। तो अब अगर हिंदी की बात करें तो JN पांडे की पुरातत्व विमर्श है, निहारिका श्रीवास्तव और अजय श्रीवास्तव का भी भारतीय पुरातत्व है, और उसी तरह से के थपरवाल का सबसे बेहतरीन पुस्तक है सिंधु सभ्यता, GR शर्मा का भारतीय संस्कृति का पुरातात्विक आधार, VK पांडे की भी कुछ पुस्तकें हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी किताबें हैं जिनको आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। और RK वर्मा का भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ और पुरातत्व अनुशीलन भाग 1 और 2, ये सारी किताबें हैं जो BA फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखनी है। उनमें से जो अच्छा लगे वो खरीद लो। मेरे हिसाब से राधाकांत वर्मा की किताब परफेक्ट पड़ जाएगी, या JN पाल की हिंदी वालों के लिए, या फिर आप जो है केवल और केवल भारतीय पुरातत्व ले लो, विश्वविद्यालय प्रकाशन का है अजय श्रीवास्तव और निहारिका श्रीवास्तव का। अब हम बात करेंगे BA पार्ट 1 के सेकंड पेपर की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू कुषाण आज। तो अब यहाँ पर आपको बात करनी होगी यूनिट फर्स्ट में सोर्सेज लिटरेरी के रूप में, जैसे साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो भारतीय स्रोतों पर आपको टिप्पणी लिखना है। विशेषकर ये पूछ देगा कि साहित्यिक स्रोतों की भारतीय इतिहास को जानने के या भारतीय इतिहास के साधन के रूप में साहित्यिक स्रोतों की व्याख्या करें। और कभी कभी उसमें भी क्लासिफिकेशन कर देता है कि भारतीय इतिहास को साधन के दृष्टि के रूप में विदेशी विवरण का व्याख्या करें, या भारतीय इतिहास के साधन के रूप में पुरातत्व का महत्व बताइए, या भारतीय इतिहास साधन के रूप में अभिलेखिक साक्ष्यों का वर्णन करिए, भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में न्यूमिस्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र का, सिक्कों से क्या आपको ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती हैं, या भारतीय इतिहास के दृष्टि से आर्कोलॉजिकल जो या पुरातात्विक स्रोत हैं उनका क्या महत्व है, उसकी विवेचना करें। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड की बात करें अर्ली स्टेट फॉर्मेशन की, तो इसमें द महाजनपदाज 16 महाजनपद, फिर 10 गणराज्यों के बारे में पढ़ना होगा, मगध के उदय के कारणों के बारे में बात कर दी है, फिर बिंबिसार की उपलब्धियाँ, अजातशत्रु की उपलब्धियाँ, ठीक है, और शिशुनाग की उपलब्धियाँ, महापद्मनंद की उपलब्धियाँ, ये तो पढ़ना है। इसके अलावा पर्शियन इन्वेंशन जिसमें आपको ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ना है, साइरस से लेकर के डेरियस सबका पढ़ लीजिए। अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण और उसके प्रभावों की विवेचना करनी होगी, ठीक है। और इसके अलावा
ये नेचर ऑफ द रिपब्लिक्स यानी गणराज्यों की प्रकृति और क्या कहते हैं उसकी व्याख्या पूछ देगा। यूनिट 3 के बारे में अगर हम बात करें तो मौर्यन एम्पायर एंड इट्स डिक्लाइन, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि, उसका प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन, सामाजिक जीवन और आर्थिक, ठीक है। और ये भी बताना पड़ेगा अशोक मौर्य की उपलब्धियों से आप क्या समझते हैं, या अशोक के धम्म की व्याख्या करिए। अब एक क्वेश्चन और है, डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में टिप्पणी करें। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब ये बात करें यूनिट 4 की, तो पॉलिटिकल फ्रैगमेंट से क्या है, फ्रैगमेंशन 200 BC टू 300। तो अब इसमें आपको ये पढ़ना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ शुंग एंड सातवाहन। तो पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के बारे में बताइए, कर्ण वंश से आप क्या जानते हैं, या सातवाहनों के विषय में जैसे सातकर्णी प्रथम या गौतमीपुत्र सातकर्णी से या यज्ञश्री सातकर्णी को आपको पढ़ लेना है। शक सातवाहन संघर्ष के बारे में पढ़ लेना चाहिए आपको, ठीक है। और डिक्लाइन ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो अचीवमेंट में मुख्य रूप से पुष्यमित्र शुंग और गौतमीपुत्र सातकर्णी को देख लीजिएगा, और उसके बाद शक सातवाहन संघर्ष और डिक्लाइन ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। और यदि हम बात करें आगे तो यूनिट 5 की बात करें तो फॉरेन इन्वेंशन एंड डायनेस्टीज, इसमें आपको इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ना है, शकों के बारे में पढ़ना है, शक पहलो जो हैं जिसमें गोंडो फर्निस को विशेष रूप से, एंड कुषाणाज। अब कुषाणों में आपको पढ़ना किसको है, कनिष्क प्रथम के बारे में। अब यहाँ से कम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या कनिष्क के तिथि निर्धारण की समस्या पर आप टिप्पणी करें या कनिष्क प्रथम के उपलब्धियों की विवेचना करें। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। अगर किताब की बात करें तो सबसे बेहतरीन पुस्तक है राम निहोर पांडे की, RN पांडे की, उनकी पुस्तक को आप ले सकते हैं, ठीक है। और क्या है, KC श्रीवास्तव भी ठीक पढ़ेंगे आपके लिए, BD महाजन भी ठीक पढ़ेंगे, सब जगह मैटर है। और बहुत सारे मैटर तो मेरे टेलीग्राम पर भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हिंदी अंग्रेजी सारी चीज़ें डॉक्टर अमित दुबे नाम से अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। लेकिन बस आपको मेहनत से ढूंढना है, क्योंकि सारे लिंक उसमें प्रोवाइड हैं BA से लेके EMI तक के बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। और पेपर को लेकर के बड़ा परेशान मत होइएगा, BA फर्स्ट ईयर वाले जितने भी बच्चे हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों मेरे हिसाब से पेपर बहुत ईजी है, इसलिए क्योंकि उनका पैटर्न बड़ा इजी हो गया है, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सुधार करना चाहिए। वो ये कि जो 2019 में पूछा है, कभी कभी वो एक साल छोड़कर अगले साल रिपीट हो जाता है सेम क्वेश्चन, और जो 2020 का है वही सेम क्वेश्चन 2022 में रिपीट हो जाता है। तो ऐसी दशा में 10 क्वेश्चन की जगह 5 क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाते हो तो भी आराम से क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा करिएगा आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये आपकी UPSC और UPPCS के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न बदल भी सकता है, इसलिए मेरी बातों का उतना भरोसा मत करिएगा, क्योंकि इसके पहले वही पैटर्न चल रहा था। और यही कारण है कि इसी की वजह से वहाँ के बच्चों में थोड़ी सी पढ़ाई को लेकर के, जो क्लास में पढ़ने को लेकर के थोड़ी सी दुविधा दिखाई पड़ती है, और जब चीज़ें आसान हो जाती हैं तो लोग सारा फोकस अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे कर देते हैं, ठीक है। और चूँकि अभी गेस्ट फैकल्टी का समय चल रहा है, जैसे उम्मीद है कि वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी तो क्लासेस भी अच्छे से हो जाएगा, और इसके जो भी स्वरूप है उसमें बदलाव आ सकता है। अगर सेमेस्टर वाइज होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो है ईजी है, किताबें आपके पास अवेलेबल हैं, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना है। ओके, थैंक यू।